हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लास। मैं हूँ श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री का सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसका एंटायर फॉर्मेट, डूज एंड डोंट्स, मार्किंग स्कीम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या रहने वाली है ईच क्वेश्चन की वेटेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न करो क्लास 11 एंड 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इसके लिए मैंने सेपरेट सेशन ऑलरेडी रखा था। इन केस अगर आप लोगों का मिस हो गया है तो आप वहां से जाकर कवर कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई एम श्योर वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। आज के सेशन में क्योंकि हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस क्वेश्चन एंड आंसर्स पे रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले सेक्शन ए। इसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं एंड आउट ऑफ देम आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु अमंग तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो बुक जिसका नाम है, टाइटल है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के राइटर कौन है, किसने लिखी थी ये बुक? ए R.E.M. व्हीलर, जॉन मार्शल, S.N. रॉय या रखलदास बैनर्जी। अब ऑथर कौन है, किस बुक का, या किसने कौन सी बुक लिखी, ये तो लर्निंग पार्ट में आता है। आप ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर है S.N. रॉय। ऑलराइट, और अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में S.N. रॉय ने बताया, उसमें उन्होंने मेंशन करा है जॉन मार्शल के बारे में भी कि इन्होंने कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया और इंडिया को कैसे फोकास्ट करा बहुत और 3000 पुराने जमाने टाइम से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया S.N. रॉय ने लिखी थी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट डीजी कौन थे ASI के? अलेक्जेंडर कनिंघम, हेरोल्ड हारग्रेव्स, दयाराम साहनी या फिर जॉन मार्शल। तो इसमें आप देखो क्या पूछा है, फर्स्ट कौन थे। ये लोग भी बाद में बने थे डीजी, लेकिन सबसे फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ये दोनों आपके लर्निंग पार्ट के क्वेश्चन है। जितना बार आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको लर्न हो जाएगा कि सी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसे तो आप सॉल्व कर ही दो। ऑलराइट, फर्स्ट का आंसर है सी एंड सेकंड का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड, which one among the following religious practices was seemed to be unfamiliar। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इसमें लिखा है अनफेमिलियर, यानी कि फेमिलियर नहीं थी, यूज्ड टू नहीं थी, एंड अनयूजुअल, यूजुअल भी नहीं थी, विद द हड़प्पन कल्चर। इनमें से कौन सी इसमें मिसमैच है, फिट नहीं है? ऑप्शंस है मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग, योगिक पॉस्चर सील या फिर संस्कृतिक यजनास। अब मदर गॉडेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, प्रीस्ट किंग की भी फोटो आप बुक में याद करो, जो फोटोज बनी हुई है, मदर गॉडेस की भी है, प्रीस्ट किंग की भी गिवन है, योगिक पॉस्चर सील भी वो लोग फॉलो करते थे, इससे रिलेटेड भी आपकी बुक में गिवन है। लेकिन ये जो संस्कृतिक यजनास लिखा है, अब ये यजनास क्या है, जिन्हें हम यज्ञ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यजनास बोलते हैं, तो इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है इस हड़प्पन कल्चर में। तो हमें यही बताना था कि कौन सा इसमें अनफेमिलियर या फिर अनयूजुअल है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है डी, संस्कृतिक यजनास, क्योंकि ये तीनों कल्चर में शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा। ठीक है, ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया एंड वाज कमीशन्ड बाय द मौर्य किंग अशोका। तो इसमें से कौन सा है सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा जो कि किसने कमीशन किया था? मौर्य किंग अशोका ने। शांति स्तूपा, अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा। ओके, सबसे पहले था शांति स्तूपा, देन अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा या फिर नागार्जुन कोंडा स्तूपा। तो इसमें हमारा आंसर है सांची स्तूपा, ठीक है। और ये सबसे पुराना, एक हम ये बोल सकते हैं जो इसमें स्टोन यूज हुआ है वो भी सबसे ओल्डेस्ट टाइम का है। इससे वही पूछा है ना, ओल्डेस्ट स्तूपा तो है ही है, इसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो भी सबसे पुराना है। तो थर्ड का आंसर हो जाता है डी एंड फोर्थ का आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज्म।
याद आया, हमने पढ़ा था तीर्थंकर के बारे में जैनिज्म में। तो अब इस तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है सुप्रीम बीइंग हु इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। क्या इनकारनेशन में जैनिज्म में बिलीव होता है? नहीं होता है, तो ये तो आप यही के यही डिस्कार्ड कर दो कि ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, दोज हु गाइड मेन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, की हम लोग एग्जिस्ट क्यों करते हैं, मेन एंड वुमेन मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसे हम डाउटफुल में रख लेते हैं कि ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांता एस्थेटिज्म। अब ये भी हमें पता चल गया, ये भी ये फॉलो नहीं करते हैं जैनिज्म में, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट है दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड धर्म, जिन्हें पता है अल्टीमेट ट्रूथ या धर्म। अब अगर आप याद करो क्या पढ़ा था आपने, तीर्थंकर किसे बोलते हैं जैनिज्म में? तीर्थंकर बोलते हैं गुरु को। ठीक है, तो इससे आप मैच करते हुए आंसर देखो, गुरु क्या करते हैं? जो आपका टीचर होता है गुरु, वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो दोज हु गाइड मेन एंड वीमेन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, की हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे का रीजन क्या है, उसको जो लोग गाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर, गुरु। तो हमें आंसर मिल गया हमारा 5 का बी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following empire issued gold coins for the very first time in the first century? फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे फर्स्ट सेंचुरी में? गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कुशाना एम्पायर या फिर यौधेय एम्पायर। ठीक है, अब आप बताओ सबसे पुरानी, पहले देखो गोल्ड कॉइन सबसे पहले और फर्स्ट सेंचुरी में, पुराने टाइम की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए कुशानाज, और सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने ही इशू किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है बी एंड सिक्स का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ शेल ऑब्जेक्ट्स। शेल ऑब्जेक्ट्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सी सिटी इन्वॉल्व थी? किस टाइम की बात हो रही है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ऑप्शन है कोटडिजी, कालीबंगन, मंडा या फिर चनहुदारो। अब आप सोचो इसमें से कौन कौन सा था। ये आपकी बुक में 4 जगह के नाम क्लियरली गिवन है, उनमें से एक यहाँ पे गिवन है, 3 तो है ही नहीं। तो आपको अगर याद होगा, अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि यहाँ पर ये वो नाम नहीं है, कोटडिजी नहीं है, कालीबंगन नहीं है, मांडा भी नहीं है। तो उन चारों में से एक ही नाम आपके ऑप्शंस में गिवन है, जो कि है चनहुदारो। इसके अलावा लोथल, नागेश्वर, बालाकोट और चनहुदारो, ये 4 जगह मेंशन थी, बाकी 3 आपके ऑप्शंस में गिवन नहीं है, इसलिए चनहुदारो आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? बताओ अब आप, कालिदास, कल्हाना, हरिसेना या फिर बाणभट्ट। तो इतनी बार हम इसे पढ़ चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेना ने। इट वॉज रिटन इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। सो 7 का आंसर है सी एंड 8 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर वर नो विंडोज। अब वॉल्स में कोई विंडोज नहीं थी। द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पे वॉल्स थी उनमें कोई विंडोज नहीं हुआ करती थी। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉज मेंशन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्यों नहीं हुआ करती थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, आपको ये बताना है। इट वॉज ए कस्टम, क्या ये कोई कस्टम था वहां पे? टू मेंटेन प्रिवेसी, नो कंसर्न ऑफ वेंटिलेशन, क्या उन लोगों को वेंटिलेशन का कोई कंसर्न नहीं था, या फिर पार्ट ऑफ अनप्लान्ड प्रोसेस, या फिर जो ये प्रोसेस था पूरा आर्किटेक्चर का, ये सब अनप्लान्ड था। तो इसके पीछे रीजन ये था, दे वांटेड टू मेंटेन प्राइवेसी। ना तो ये वहां पे कोई कस्टम था, ना ही ऐसा था कि उन्हें वेंटिलेशन के लिए कोई कंसर्न नहीं थी, और ना ही ये अनप्लान्ड प्रोसेस था। ये एक प्लान्ड प्रोसेस था। ये वो इसलिए करते थे, कोई विंडोज इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते थे लोगों से, एंड दे वांटेड टू मेंटेन प्रिवेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ द महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली अट्रिब्यूटेड टू अ ऋषि। एक ऋषि बोले जाते हैं जिन्होंने महाभारत ट्रेडिशनली अट्रीब्यूट करी जाती है, जिनको आइडेंटिफाई हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन वो ऋषि हैं? ऋषि कन्नडा, ऋषि कपिला,
ऋषि अगस्त्य या फिर ऋषि व्यास। अब अगर आपको पता है, वैसे तो इतनी बार सीरियल्स में भी देखा हुआ है, वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा गिवन है, ऋषि व्यासा, तो आपको आपका आंसर मिल गया that the composition of the Mahabharata has been traditionally attributed to a ऋषि व्यासा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है आउट ऑफ दीज। सो 9th का हो जाता है बी एंड 10 का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी। अब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, हमने सिर्फ ये नहीं, अगर हमने 15th सेंचुरी मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक 15th सेंचुरी के बारे में बात करा गया है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर। अब विजयनगर में फोर्टिफिकेशन जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर था वहां का, 7 लाइन्स बनाई गई थी जिसमें कहीं पर रिवर थी, कहीं पर सिटीज थी, कहीं पर फील्ड थी, ऐसे ऐसे। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट किसको लगा था, कौन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, जो कि 15th सेंचुरी में आया था विजयनगर एम्पायर में। ऑप्शन है डोरथे बारबोसा, अब्दुल रजाक, कोलिन मैकेंजी या फिर डोमिंगो पेस। अब कोलिन मैकेंजी तो आप हटा ही दोगे, मुझे पता है आपको पता ही आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए थे विजयनगर एम्पायर में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है 15th सेंचुरी में कौन आया था और कौन सबसे ज्यादा फोर्टिफिकेशन से इम्प्रेस्ड हुआ था। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है अब्दुल रजाक, जो कि 15th सेंचुरी में आए थे और विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन को देख के हाईली इम्प्रेस्ड हो गए थे। नेक्स्ट है, who among the following was the first woman to be ordained as भिकुनी। भिकुनी सबसे पहले किसको बोला गया था, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया या फिर धम्मांदा। तो अब आपको बताना है कि कौन फर्स्ट वुमेन थी जिनको भिकुनी बोला गया। तो यशोधरा कौन थी, गौतम बुद्ध की वाइफ थी, तो ये आंसर नहीं है। महामाया कौन थी, उनकी मदर थी। धम्मांदा भी नहीं थी। तो सबसे पहले जिनको भिकुनी बोला गया वो थी महाप्रजापति गौतमी। इनके ही नाम में जो गौतमी आ रहा है वहां से गौतम बुद्ध का जो गौतम पार्ट है वर्ड, ये लिया गया था और ये गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर भी थी। सो 11th का आंसर हो जाता है बी एंड 12th का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा। अब महानवमी का मतलब क्या है, नवरात्र जो 9 डेज होते हैं गॉडेस के, उनसे रिलेट करा गया है, और डिब्बा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा, दैट महानवमी डिब्बा वॉज पार्ट ऑफ द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। क्या जो महानवमी डिब्बा है ये किंग की कॉम्प्लेक्स का किंग्स पैलेस की कॉम्प्लेक्स का पार्ट हुआ करता था। महानवमी डिब्बा वॉज पार्ट ऑफ सेक्रेड स्पेस सेंटर, या फिर वो सेक्रेड सेंटर का एक पार्ट हुआ करता था। महानवमी डिब्बा वॉज अ काउंसलिंग हॉल, या वो एक काउंसलिंग हॉल था, या फिर वो एक डिस्कशन हॉल था। तो ना तो वो डिस्कशन हॉल था, ना ही वो काउंसलिंग हॉल था, ना ही वो एक सेक्रेड सेंटर का पार्ट था, जबकि वो क्या था, महानवमी डिब्बा वॉज द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा बड़े रेल्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होता था, उसको ही बोलते थे हम महानवमी डिब्बा, और वो पार्ट होता था द किंग्स पैलेस के कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कृष्णदेव राया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। इनमें से कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सबसे फेमस नेम कृष्णदेव राया, संगम डायनेस्टी, तुलुवा, अरविंदो या फिर सुलुवा। अब इसका आंसर हम सबको पता है, इसका आंसर है तुलुवा। और किस ऑर्डर में ये डायनेस्टीज आई थी, सबसे पहले आई थी संगम डायनेस्टी, देन आई थी सुलुवा डायनेस्टी, ओके सेकेंड सुलुवा डायनेस्टी, फिर आई थी थर्ड पे तुलुवा डायनेस्टी जिसके सबसे फेमस लीडर थे कृष्णदेव राय, और लास्ट में आई थी अरविंदो डायनेस्टी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपकी डायनेस्टीज का, और हमारा 14 का आंसर है बी, 13 का ए एंड 14 का बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्डिंग एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री बोला गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें
सिग्निफिकेंट है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई को टर्निंग पॉइंट बोला गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो ऑप्शंस हैं, थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूजेज ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स आया यहाँ पे, कॉइन्स तो बहुत बाद की बात है, उस समय की बात नहीं चल रही है, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट इन फॉर्म ऑफ महाजनपद। तो महाजनपद वाला भी नहीं है, ये भी आप यहाँ से एलिमिनेट करते हो क्योंकि ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं गनर्स एंड सगास वर असिस्टेड बाय स्टैंडिंग आर्मीज। तो ये इररिलेवेंट लग ही रहा है, तो ये ऑप्शन आपने ऐसे चूज कर लिया ए, बाकी तीनों को डिस्कार्ड करके उन्हें फिल्टर आउट करके। अब हम क्रॉस चेक करते हैं क्या जो बच रहा है वो करेक्ट आंसर है। Thinkers of the world try to understand mysteries of existence all over the world. Thinkers क्या अंडरस्टैंड कर रहे थे कि उनकी एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन क्या है, और बाकी तीनों हमने एलिमिनेट कर दिए, तो ये यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गुरुज ऑफ द सिक्स कंपाइल्ड श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ आ गया कि इनमें से कौन से गुरुज ने कंपाइल करी थी श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। ऑप्शन है आपके, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोबिंद सिंह। अब किसने कंपाइल करी थी कंपाइल श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब? ये कंपाइल करी थी गुरु अर्जन देव जी ने, जिसमें कि इन्होंने सभी की प्रीचिंग्स को कंपाइल अप करा गया था। जैसे कि उसमें टीचिंग्स हैं गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु रविदास जी की, और ऐसे ही और बहुत सारे गुरुज की टीचिंग्स को उन्होंने कंपाइल करके जो बुक बनाई उसका नाम बोला उन्होंने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब, और इसकी कंपाइल किसने करा? गुरु अर्जन देव जी ने। सो 15 का आंसर हो जाता है ए और 16 का आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? एनिग्मेटिक क्या होता है? एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी, उसमें क्या रहस्य है? चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि वो एनिग्मेटिक रहस्यमयी क्यों बोली जाती है। बिकॉज इट रिजेंबल्ड द हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट से क्या इसका कोई रिलेशन है? नहीं है, आपने एलिमिनेट कर दिया इसको। नेक्स्ट है, इट हैड टू मेनी सिंबल्स बिटवीन 600 एंड 1000 इन नंबर्स। तो ये जो नंबर्स गिवन है ये नहीं है, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है, इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए इसको एनिग्मेटिक बोला जाता है क्योंकि ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। नहीं, ऐसे तो और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, तो इसलिए तो इसको रहस्यमय ये एनिग्मेटिक नहीं बोला जाता, तो आपने यह भी एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है, इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। तो आज प्रेजेंट डेट तक भी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमारी स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको एनिग्मेटिक बोला जाता है, ना कि इन रीजंस की वजह से। तो हमारा आंसर है बिकॉज इट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। सतवाना डायनेस्टी की जब भी बात आती है सबसे पहले आपको एक ही नाम याद आता है, जितनी बार आपने पढ़ा होगा फटाफट से एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा है वो नेम। मैं फटाफट रीड करती हूँ, यज्ञनसरी सतकर्णी, सिमुका सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी या फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर है सी, गौतमी पुत्र श्रीकर्णी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर थे उस टाइम के। कौन सी डायनेस्टी के? सतवाहना डायनेस्टी के। और जब भी आप सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो आप हमेशा पढ़ोगे एट दी स्टार्टिंग ऑफ दैट टॉपिक कि सबसे फेमस लीडर कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। सो 17 का आंसर हो जाता है डी एंड 18 का आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटिका, द सुत्ता पिटिका एंड द अभिधम्मा पिटिका आर कॉल्ड एज व्हाट? अब आपको बताना है विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका की कंपाइलेशन को क्या बोला जाता है? दीपवंसा, दीपितिका, महावंसा या फिर अशोक वंदना। तो 3 बास्केट वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको, वहीं से लिया गया है ये विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका। अब जिस स्टूडेंट ने जितने अच्छे से अपनी बुक पढ़ी है, समझा है चैप्टर्स को, उसको बाकी के बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको पता है
पितिका, सुत्त पितिका, विनय पितिका और अभिनंदम्मा पितिका का आंसर है ती पितिका। ती मतलब 3 एंड पितिका यहाँ पर मेंशन्ड है। 3 बास्केट सिस्टम से हमारा आंसर है 19 का बी। नेक्स्ट आते हैं, विच one of the following temples was used only by Vijayanagar rulers and their families। अब यहाँ पे टेम्पल्स की वन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टेम्पल है जो कि रूलर और उसकी फैमिली के द्वारा ही यूज किया जाता था, उसको कॉमन पब्लिक नहीं जाया करती थी वहां पे। द विठल टेम्पल, द विरूपक्ष टेम्पल, द हजारा रामा टेम्पल या फिर द रघुनाथा टेम्पल। तो ये स्पेशली गिवन है आपकी बुक में कि जो इसमें से द हजारा रामा टेम्पल है, इसमें सिर्फ रूलर और उसकी फैमिली ही वर्शिप किया करती थी। ये लॉर्ड रामा का टेम्पल है जिसमें रामायण की सारी इंस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता देती हूँ दैट विठल टेम्पल है पंपा देवी के लिए, विरूपक्षा टेम्पल है विष्णु के लिए एंड रघुनाथ टेम्पल है लॉर्ड शिवा के लिए। 19 का आंसर हो जाता है बी एंड 20 का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? सब बच्चों को पता है, मुझे पता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य या फिर बिंदुसार? मुझे पता है, सबको पता है, इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य नीति जिसमें कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गिवन है। तो अर्थशास्त्र की जहां भी बात होती है आपको पता है आंसर राइटर कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय रायास एंड नायकास इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में रायास और नायकास जो हैं ये कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज किया करते थे? मलयालम एंड तेलुगु, कन्नड़ एंड तेलुगु, तमिल एंड तेलुगु, संस्कृत एंड तेलुगु। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कन्नड़ एंड तेलुगु। तमिल भी यूज हुआ करती थी लेकिन सबसे ज्यादा हुआ करती थी कन्नड़ और तेलुगु। तो 21 का आंसर है सी एंड 22 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वीकेंड विजयनगर एम्पायर। अब स्टार्टिंग में कितना प्रोस्पेरस था विजयनगर एम्पायर, लोग कितने इंप्रेस्ड होके गए थे इसके फोर्टिफिकेशन सिस्टम को देखकर। लेकिन अब वो कौन सी बैटल हुई थी जिसने वीकन कर दिया था हमारे विजयनगर एम्पायर को? बैटल ऑफ तालीकोट, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ मैसूर या फिर बैटल ऑफ ट्रेवनकोर? तो हम सभी को पता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोट डाउनफॉल ऑफ विजयनगर किंगडम स्टार्टेड। तो आंसर है आपका बैटल ऑफ तालीकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी बेगम ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया? शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, रुकैया बेगम या फिर नूर उन निसार बेगम? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था शाहजहां बेगम ने, जो कि कहाँ की बेगम थी? भोपाल की। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, जब यहाँ पे फॉरेन विजिटर्स आए उन्होंने बोला कि वो यहाँ की चीजों को अपने म्यूजियम में ले जाकर रखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ की कोई भी चीज बाहर नहीं ले जाई जाएगी। इंस्टेड आप क्या कीजिए, आप इसका रेप्लिका बना लीजिए, यानी कि इसका डुप्लीकेट बना लीजिए और उसको म्यूजियम में रख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो आंसर है आपका 23 का ए एंड 24 का ए। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। Still, if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. अपने नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी ऑनवर्ड्स, ऑलराइट। और लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पर्सनलाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स मिलेगी। इसके अलावा आप अटेंड कर सकते हैं लाइव टेस्ट, क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स। सो डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नाउ आई शैल टेक अ लीव एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।